गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास। बच्चों, अभी तक इस चैप्टर में जिसका नाम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, आपने पढ़ा कि पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। इनमें से नर जनन भाग कौन सा है, मादा जनन भाग कौन सा है। ठीक है, नर जनन भाग में भी आपने इनके दो भाग, केसर की बाह्य और आंतरिक दोनों संरचनाओं को पढ़ा। आंतरिक संरचनाओं में आपने देखा कि इसके अंदर लघु बीजाणु धानी का निर्माण हुआ और इसके अंदर अंततः परागकण का निर्माण हो चुका है। परागकण जो है, एक परिपक्व परागकण को देखें तो वो 2 कोशिकीय होता है। ठीक है, आपको बता दिया। या तो फिर 3 कोशिकीय होता कुछ पौधों में, यानी पराग कोश के फटने के पहले ही इस प्रकार से एक परिपक्व परागकण का निर्माण हो चुका होता है। ठीक है, तो नर जनन अंग में ये जो टॉपिक है जो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ, ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद अगले लेक्चर में हम मादा जनन अंग को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है परागकण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन का क्या क्या उपयोग है, ये शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है आपका पराग उत्पाद, पॉलन प्रोडक्ट। तो पॉलन क्या है, तो पॉलन हम कह सकते हैं यह पोषक तत्वों से भरपूर पदार्थ है जो कि शर्करा युक्त है। ठीक है, शर्करा युक्त है, शुगर युक्त है। ठीक है, तो ये बहुत ही पोषक पदार्थ होता है जिसका उपयोग किस में किया जाता है, कई सारी ऐसी दवाइयाँ बनाने में इसका उपयोग होता है जिससे कि फिजिकल एबिलिटी इंक्रीज़ हो, या कह सकते हैं हमारी कार्य क्षमता बढ़े। ठीक है, तो बहुत सारी कार्य क्षमता वर्धक दवाई बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसे हम कहते हैं पराग उत्पाद। ठीक है, यहाँ आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, पराग उत्पाद गोलियों के रूप में भी बाजार में प्रचलित हैं और सिरप के रूप में भी। नेक्स्ट है धावक अश्व, यानी ऐसे घोड़े जो रेसिंग में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, या खिलाड़ियों की कार्य क्षमता वृद्धि के लिए भी बहुत सारे खिलाड़ी जो एथलीट वगैरह होते हैं वो पराग उत्पाद का प्रयोग करते हैं जिससे कि उनकी फिजिकल एबिलिटी जो है, कार्य क्षमता वो बढ़ सके। ठीक है, इसके बाद लिखा जाता है आहार संपूरक के रूप में भी पराग गोलियों को लेने का प्रचलन है। ठीक है, तो आहार संपूरक क्या होंगे, कई बार क्या होता है हम भोजन से अपनी पोषक पदार्थों की कमी को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो हम बाहरी तौर से कुछ ऐसे पोषक तत्वों को गोलियों के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम आहार संपूरक कहते हैं। ठीक है, तो ये भी पोषक तत्वों का ही रूप है। कई सारे पश्चिमी देशों में बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में पराग उत्पाद जो है ये या तो गोलियों के रूप में प्रचलित हैं या तो सिरप के रूप में बाजार में उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट आता है एक और उपयोग है कि परागकण जो है ये स्किन क्रीम यानी त्वचा संबंधी क्रीम बनाने में भी उपयोग की जाती है, क्योंकि इसमें असंतृप्त वसीय अम्ल मिलता है जो कि पराबैंगनी जैसी हानिकारक किरणों से रक्षा करता है। तो फेस क्रीम बनाने में भी परागकण का उपयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, हम पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं कि परागकण बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर है। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं। पहला, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें देखें तो 24 से 48% मिलती है। नेक्स्ट, प्रोटीन 7 से 26% पाया जा रहा है। वसा यानी फैट्स मिल रहे हैं 0.9 से 14.5%। नेक्स्ट है जल यानी पानी की मात्रा इसमें 7 से 16% होती है। ये परागकण का रासायनिक संगठन है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट देखते हैं कि बहुत सारे जो परागकण होते हैं वो मनुष्यों में एलर्जी भी कॉज करते हैं, यानी एलर्जी जैसे रिएक्शन भी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि परागकण में कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो मानव में एलर्जी उत्पन्न करते हैं, तो इन परागकणों को हम एलर्जन कहते हैं। एलर्जन सामान्य रूप से ऐसे सभी कह सकते हैं पदार्थों के लिए शब्द इस्तेमाल होगा जो शरीर में एलर्जी जैसे रिएक्शन या कह सकते हैं एक क्रिया को उत्पन्न करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका दिया है गाजर घास, नीचे डायग्राम में आप अच्छे से समझ पाएंगे, आपने देखा होगा, जिसे हम पार्थीनियम या इसका एक और नाम है कांग्रेस ग्रास। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गाजर घास पार्थीनियम नाम है इसका, या हम इसको कहते हैं कांग्रेस ग्रास। ठीक है, ये बहुत ही ये खरपतवार के रूप में पाई जाती है
जो पौधों के बीच बीच में उगी रहती है, ठीक है, ये कई सारे एलर्जी जैसे रिएक्शन को कॉज करती है, उत्पन्न करती है। इसके बाद बथुआ के जो आपके परागकण हैं, सोरगम, ठीक है, रिसिनस और एम्ब्रोसिया, ठीक है, ये सभी के परागकण जो हैं इनमें एलर्जी जैसे रिएक्शन उत्पन्न करने की क्षमता है। रिसिनस आपका अरंडी वगैरह, ठीक है, सोरगम ज्वार वगैरह के लिए दिया है, ठीक है। तो यह जैसे ही इनमें परागकोश स्फुटित हो जाते हैं, फट जाते हैं, इनके परागकण जो हैं वो वायु में छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। तो वायु में क्योंकि ये बिखरे रहते हैं तो सांस लेने के द्वारा ये शरीर में पहुंच जाते हैं और एलर्जी जैसे रिएक्शन प्रक्रिया कह सकते हैं क्रियाएं उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ये डायग्राम आपको शो हो रहा है कि हवा में क्योंकि असंख्य संख्या में परागकण जो कि डस्ट लाइक होते हैं, यानी कह सकते हैं धूल के कण के हिसाब के बराबर होते हैं, ये वायु के साथ साथ क्या होते हैं, हमारे श्वसन तंत्र में भी एंटर कर जाते हैं। अब इनसे क्या श्वसन संबंधी कौन सी दिक्कतें होती हैं ये नीचे डिस्कस करते हैं। ये आपकी ये जो डायग्राम आपको पौधा दिख रहा है इसे कहते हैं कांग्रेस ग्रास पार्थेनियम, या इसे हम कहते हैं गाजर घास। ये आपने देखी होगी अपने आसपास, बहुत ही हानिकारक है, खरपतवार इसका बहुत नुकसान होता है, ठीक है। ये आपका रिसिनस का पौधा, ये भी आपने देखा होगा, रिसिनस कम्युनिस लिखा जाता है, इससे ऑयल निकलता है, तेल निकलता है। नेक्स्ट है आपका ये सोरगम, ठीक है। अब श्वसन संबंधी दिक्कतों को हम देख लेते हैं। तो परागकण एलर्जी के कारण क्या हो सकता है, श्वसन संबंधी कई सारी दिक्कतें उत्पन्न हो जाती हैं, जिसमें आपका मुख्य है दमा की प्रॉब्लम आ जाए, ब्रोंकाइटिस एक इम्पॉर्टेंट आपका टर्म है, हे फीवर, या इसको हम राइनाइटिस कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम हे फीवर को डिस्कस कर लेते हैं। ये श्वसन संबंधी सारी की सारी दिक्कतें। तो पहला आता है पराग ज्वर, इसे हिंदी में हे फीवर को हम पराग ज्वर कहते हैं। ये एक एम्ब्रोसिया नामक पौधे के कारण उत्पन्न होता है। यहाँ इसका डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम है इस पौधे का। एम्ब्रोसिया नामक पौधे के परागकण के कारण हे फीवर जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। हे फीवर में फीवर नहीं आता है, बुखार नहीं होता है, लेकिन श्वसन संबंधी दिक्कतें उत्पन्न हो जाती हैं। इसमें होता क्या है कि नाक की जो श्लेष्म कला होती है, चिकनी होती है, जो मॉइस्ट रखती है, यानी कह सकते हैं गीला रखती है, जिससे कि धूल के कण या कोई वायु के साथ जो भी धूल के कण आए वो चिपक जाएं और फेफड़ों तक ना पहुँचे। तो इसमें नाक की जो श्लेष्म कला होती है वो कैसी हो जाती है, उसमें प्रदाह जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रदाह माने होता है इन्फ्लेमेशन हो जाए, इन्फेक्शन जैसी रिएक्शन आ जाए, ठीक है। तो इसके मुख्य लक्षण क्या होंगे, मुख्य लक्षण के रूप में या तो छींक आने लगती है, नाक बहने लगती है, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, गले में खराश जैसी समस्या हो जाती है, आंखों पर सूजन हो जाती है, आंखों में खुजली आदि लक्षण देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसमें फीवर नहीं आता, बुखार नहीं होता, ठीक। तो ये जो मुख्य पौधा है, यानी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हे फीवर या पराग ज्वर किसके कारण होता है, ये एम्ब्रोसिया नामक पौधे के कारण, उनके परागकणों के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस जो आपकी ये जो कह सकते हैं डिजीज़ है, बीमारी है, ये कई कारण से हो सकती है। एक तो कई जगह पे क्या होता है, एक तो परागकण के कारण भी हो सकती है। कई बार क्या होता है, जो कई लोग धूम्रपान करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, या कह सकते हैं जहाँ ज़्यादा प्रदूषण होता है वहाँ भी इस प्रकार से श्वसनिकाएँ जो हैं प्रभावित होती हैं। तो इस तरह ब्रोंकाइटिस के जो भी लक्षण है वो देखने को मिल सकते हैं। या हम कह सकते हैं कुछ को कई सारी जो बीमारियां होती जो कि विषाणु के कारण जो फ्लू और सर्दी जुकाम होते हैं, उस समय भी ब्रोंकाइटिस की समस्या जो है दिखाई देने लगती है, ठीक है। तो इसमें नॉर्मल लक्षण सर्दी जुकाम वाले ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इनमें मुख्य रूप से क्या होता है, श्वसनिकाएँ आपकी ये जो है आपने पिछले साल पढ़ा होगा श्वसन तंत्र, इसे हम श्वास नली कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे अंदर की ओर ये अंदर जाती जैसे फेफड़ों में विभाजित हो जाती है और ये श्वसनी और श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपकी श्वसनिका का डायग्राम अलग से बना रखा है। तो इनके बीच की जो जगह होती है ये नॉर्मल है,
यानी ये आपकी नॉर्मल आपकी श्वसनिका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बलगम इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण ये कैसी हो जाती है, ब्लॉक हो जाती हैं। ठीक है, तो गाढ़ा पीला बलगम, म्यूकस शब्द का मतलब होता है बलगम इकट्ठा होने के कारण ये सक्रिय हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। इसके मुख्य लक्षण जो हैं ब्रोंकाइटिस के, ये तेज खांसी हो सकती है, सीने में दर्द हो जाता है, सूखी खांसी भी आ सकती है। अगर बलगम आता है तो गाढ़ा पीला होता है, सीने में दर्द की शिकायत होती है। ठीक है, आदि ये इसके लक्षण हैं। तो कई बार क्या होते हैं, ब्रोंकाइटिस ऐसी जगहों पर भी इस कारण से भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई बहुत धुएं वाली जगहों पर रहता हो, तो उसके कारण भी क्या होता है, ब्रोंकाइटिस जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। इसके भी 2 टाइप लिखे जाते हैं ब्रोंकाइटिस जो बीमारी है। एक लिखा जाता है एक्यूट, एक्यूट जो होता है कुछ समय के लिए रहती है, और एक आता है आपका क्रोनिक। क्रोनिक जो होता है वो लंबे समय तक जो चले, उसके लिए शब्द यूज़ होता है आपका क्रोनिक। ठीक है, नेक्स्ट आता है पराग किट। तो पराग किट क्या है, आपको बताया था पराग किट पहले भी, कि पराग किट एक तैलीय मोटी चिपचिपी परत होती है, जो ऐसे परागकणों पे मिलेगी या ऐसे पौधे के परागकणों पे मिलेगी जो जिसका परागण कीटों द्वारा होता है। ठीक है, बहुत से पौधे ऐसे हैं जिनका परागण जो होता है वो कीटों के द्वारा संपन्न होता है। तो ऐसे पौधे जिनके परागकणों को या का परागण किसके द्वारा हो, कीटों के द्वारा, कीड़ों के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा हो, उनके जो परागकण होते हैं उनमें एक खास मोटी परत मिलती है, यानी कह सकते हैं जो बाह्य त्वचा होती है, बाह्यचोल है एक्साइन, इसके बाहर एक मोटी चिपचिपी तेली परत पाई जाती है, उसे ही हम पॉलन किट कहते हैं। अब इसका महत्व देखिए कि पॉलन किट का क्या क्या महत्व है। ठीक है, तो पॉलन किट जो है, पहला तो ये कीटों को परागकणों से चिपकने में मदद करती है, जिससे कि क्या होता है, जैसे ही जो ये कीट हैं ये परागकणों पे बैठते हैं, इनके पैर से, इनके पिछले पैरों में परागकण चिपक जाते हैं, और ये जैसे ही दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर बैठते हैं, इन परागकणों को वहाँ छोड़ देते हैं, क्योंकि वर्तिकाग्र भी कैसी होती है, चिपचिपी सी होती है। तो इस तरह से ये परागण में मदद कर रहे हैं। परागण यानी जो नर युग्म आप कह सकते हैं परागकण है, उसको मादा भाग तक, वर्तिकाग्र तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चिपकने में सहायक होती है। दूसरा, यह कीटों को आकर्षित करती है। अगर कीट आकर्षित होंगे तो ये परागण की क्रिया को आसानी से संपन्न करा सकते हैं, जिससे कि परागण की क्रिया हो सके। नेक्स्ट है, यह परागकणों को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से भी बचाती हैं। तो पॉलन किट का या पराग किट का ये आपके इतने कार्य हैं। नेक्स्ट आता है आपका परागकणों की जीवन क्षमता। किसी भी चीज़ की जीवन क्षमता, या हम इसको कह सकते हैं वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी इनकी वह क्षमता, यानी कितने समय तक, वह अवधि जितने समय तक कोई भी परागकण निषेचन करने के योग्य हो। ठीक है, तो वह समय की अवधि जिसमें क्या हो, कोई भी परागकण कार्यक्षम होता है या निषेचन करने की क्षमता रखता है, योग्य होता है, उसे उसका अंकुरण क्षमता या हम उसकी जीवन क्षमता कह सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग पौधे के जो परागकण होते हैं उनमें अंकुरण करने की क्षमता का समय देखें तो अलग अलग होगा। कुछ बहुत जल्दी ही अंकुरित हो जाते हैं, और कुछ 6 महीने, साल, 2 साल, कई वर्ष भी कुछ ऐसे परागकण होते हैं जो कई वर्ष लगाते हैं अंकुरित होने में। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में हमने दिखाया है कि कुछ इसमें बहुत सारे परागकण ऐसे हैं जो कैसे हो गए हैं कि अब वह परागण की निषेचन की क्षमता उनमें नहीं है। तो ये जो येलो कलर से आपको दिखाया हुआ है, ये सभी ऐसे होंगे जो निषेचन के योग्य नहीं है, यानी अब ये वर्तिकाग्र पर पहुँच भी जाएँ तो मादा युग्मक के साथ निषेचन की क्रिया नहीं करेंगे, जिसके फलस्वरूप ना तो फल बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका लिखा सेमी वायबल का मतलब है कुछ हद तक। ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं। वायबल मतलब हो गया है आपका कि ये पूर्ण रूप से सक्षम है कि ये निषेचन की क्रिया कर सके। ठीक है, अगला देखिए, जैसा कि आपको बता दिया कि अलग अलग पौधे के परागकणों की अंकुरण क्षमता अलग अलग है। अंकुरण का मतलब से आप क्या समझ रहे हैं कि ये परागकण वायु द्वारा, जल द्वारा या किसी अन्य माध्यम, कीटों द्वारा, किसी अन्य माध्यम से वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, और वहां पर पराग नलिका के द्वारा ये मादा के भ्रूण कोश में एंटर करेंगे, और वहां मादा युग्मक के साथ निषेचन की क्रिया करें। तो पराग नलिका का निकलना ये अंकुरण कहलाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए कि इनका अंकुरण, परागकण का अंकुरण
तापमान और आर्द्रता पर भी बहुत हद तक निर्भर करता है। ठीक है, उचित तापमान और नमी की भी मात्रा इसके लिए सहायक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि परागकणों की अंकुरण क्षमता कई पौधे में 30 मिनट से लेकर कई महीनों तक हो सकती है। ये जितने भी आपको एग्जाम्पल दिए ये एनसीईआरटी बेस्ड हैं। सारे एग्जाम्पल जो हैं ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हैं, मैंने डिटेल कर दिए हैं, विथ डायग्राम आपको दिखाया है। ठीक है, वहाँ पे आपको डिटेल ज़्यादा नहीं दिया, यहाँ पे डिटेल के साथ और आपको विथ डायग्राम समझाने की कोशिश की है। इतना एनफ है आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत इसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूड कर दी। तो अब एग्जाम्पल देखिए, तो गेहूं और धान आदि में 30 मिनट तक की इनकी परागकणों की क्षमता होती है। 30 मिनट में ही ये क्या या तो अंकुरित हो जाएं या तो फिर ये अंकुरण के योग्य नहीं होते। ठीक है, इसके बाद मालवेसी कुल। मालवेसी कुल में आपके कौन कौन से पौधे आते हैं, जैसे गुड़हल हो गया, कपास हो गया, भिंडी हो गई, इनके परागकण। रोजेसी कुल में आपका गुलाब का पौधा आता है। लेग्यूमिनोसी में आपकी दालें आती हैं। ठीक है, इनमें कई महीनों तक अंकुरण की क्षमता होती है। इनके परागकणों में क्षमता है कि ये कई महीनों तक भी कहीं पड़े रहें तो ये अंकुरित हो सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया है आपका कि खुदाई के दौरान खजूर प्राप्त हुआ था। खजूर का परागकण, खजूर का आपका ये बोटेनिकल नेम जो है, वानस्पतिक नाम फियोनिक्स डेक्टाइलीफेरा है। इसकी अंकुरण क्षमता या जीवन क्षमता कितनी है आपकी, 2000 साल बाद ये अंकुरित हुआ था। ठीक है, तो इसकी जीवन क्षमता बहुत ज़्यादा, यानी कम से लेके कई वर्षों तक भी किसी परागकण की जीवन क्षमता हो सकती है। आपने सुना होगा कि कई ऐसे पशु होते हैं या मनुष्यों में भी ऐसे दंपत्ति जो क्या कर सकते हैं, जिनकी संतानें नहीं होती हैं तो कृत्रिम तरीके से गर्भाधान कराया जाता है। यानी या जंतुओं में अच्छी नस्ल के जंतुओं को पैदा करने के लिए क्या होता है, उनका कृत्रिम रूप से गर्भाधान कराया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके परागकणों को भी कई वर्षों तक भंडारित करके, कह सकते हैं संरक्षित करके रखने के लिए भी विधि है, जिससे कि ये काफ़ी समय तक जीवित रहें। तो इसमें ये आप डायग्राम है इसका कि बहुत से प्रजाति के परागकण जो है इनको लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है, द्रव्य नाइट्रोजन है, जिसका आपका तापमान दिया -196 डिग्री सेंटीग्रेड में, इन्हें कई वर्षों तक भंडारित करके रखना संभव है, जिससे कि आगे भविष्य में हम इन्हें प्रजनन के लिए इस्तेमाल कर सकें और इनसे नई कह सकते हैं पौधे या पुष्प या कह सकते हैं फल की प्राप्ति कर सकें। ठीक है, तो ये तापमान है लिक्विड नाइट्रोजन में इनको कई वर्षों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्राप्त पराग भंडारों को, या हम इनको पॉलन बैंक कहते हैं, जैसे हम बीज को भंडारित करके रखते हैं, बीजों को सुरक्षित करके रखते हैं, उसी प्रकार से परागकणों को भी कई वर्षों तक सुरक्षित करके रखा जा सकता है। ठीक है, इनको फसल प्रजनन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। आशा है आप सारी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। अभी तक का रिवाइज कीजिए। अगले लेक्चर में हम मादा जनन अंग को पढ़ेंगे। धन्यवाद।